बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू बैंकिंग के कवानीन के हवाले से है और जिसमें स्पेशली हम ओवरव्यू करेंगे सेक्शन 10 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस को, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर जो चीजें, बुनियादी चीजें इसमें पेश की गई हैं, उस हवाले से थोड़ा सा एक जायजा लिया जाए ताकि उसको समझने में हमें आसानी हो सके। तो स्पेशल रिकवरी लॉ बैंक्स के हवाले से जब इनका मार्ज वजूद में नहीं आए थे, तो मोस्टली जो केसेस थे वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ऑर्डर 37 में फाइल होते थे और उसी तरह से वो प्रोसीड होते थे। डिफेंडेंट जो है, जब वो अपनी लीव टू डिफेंड फाइल करता था तो वो लीव टू डिफेंड भी फाइल करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड का ही सहारा लेता था और अपनी एविडेंस लेकर आता था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बाउंड थे, बैंक्स जो हैं वो भी बाउंड थे कि वो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करें अपने क्लेम के अगेंस्ट में। रिकवरी ऑर्डिनेंस के आने के बाद सन 2001 में लीव टू डिफेंड का प्रोविजन हमारे सामने आया। और लीव टू डिफेंड का प्रोविजन क्या है? लीव टू डिफेंड का प्रोविजन सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि आपने लीव टू डिफेंड किस तरह से फाइल करनी। तो आज की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन लीव टू डिफेंड के चंद एक सेक्शंस कवर कर सकें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो बुनियादी चंद असूल हैं उसको आज हम एक डिस्कशन करते हैं। जब नोटिसेस किसी डिफेंडेंट को सर्व होते हैं, जो किसी भी मोड में हो सकते हैं, जैसे कि बैलेंस सर्विस, रजिस्टर एडी, टीसीएस या पब्लिकेशन, इन चारों मोड्स के अंदर कोई भी सर्विस अगर इफेक्टिव हो जाती है डिफेंडेंट के ऊपर, तो डिफेंडेंट पर ये लाजिम है कि वो सर्विस होने के 30 दिन के अंदर अंदर एक लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल करे। और वो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन जो फाइल वो करेगा वो किस तरह से होगी, किस तरह से वो फॉर्म करेगा और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो फॉर्मेशन चूंकि इसमें डिफाइन नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर सीपीसी से मदद ले सकते हैं। सीपीसी में ऑर्डर 8 जो हमें बताता है कि आपने रिटन रिप्लाई या रिटन स्टेटमेंट किस तरह से बनाना है। लेकिन चूंकि ये एक स्पेशल लॉ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस, तो इसमें चंद बुनियादी चीजें हम अगर ऑर्डर 8 के साथ मिलाकर बनाएं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन बन सकती है। जैसे कि इसके अंदर एक मैंडेटरी प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 10(4).
सेक्शन 10(4) एक मैंडेटरी प्रोविजन है और इसकी कंप्लाइंस डिफेंडेंट पे करना लाजिम है। अगर डिफेंडेंट उसकी कंप्लाइंस नहीं करता है तो वो लीव टू डिफेंड उसकी रद्द हो सकती है। अब सेक्शन 10(4) में क्या होगा? सेक्शन 10(4) में हमें एक ब्रेकअप देना है। वो ब्रेकअप जो डिफाइन करेगा कि डिफेंडेंट ने कितना अमाउंट अवेल किया फ्रॉम द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ने कितना अमाउंट रीपे किया, डिफेंडेंट पे कितना अमाउंट आउटस्टैंड करता है और डिफेंडेंट कितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है। ये 4 पॉइंट्स, ये चीजें लिखना लाजिम है सेक्शन 10(4) की कंप्लाइंस। इसके साथ साथ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स ये देना भी लाजिम है। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स एक नई टर्म है। जो लोग सिविल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं वो बखूबी वाकिफ हैं कि हम जब इस तरह की प्रैक्टिस, जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाता है तो फिर इश्यूज सेटल होते हैं। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स भी इसी तरह के हैं कि आपने इशू बनाकर कोर्ट को दिए हैं, अपनी लीव टू डिपेंड में इश्यूज बना के कोर्ट को दिए हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर वो एविडेंस लीड करेंगे। क्योंकि अगर आपके केस में आप इस पहुंच जाते हैं कि आप ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स रेज करते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट करते हैं जिसकी बुनियाद पे एविडेंस रिकॉर्ड हो सके, तो आपको अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड अलाउ हो सकती है। जब डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल कर देता है तो उसके बाद प्लेंटिफ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो आकर रेप्लिकेशन फाइल करे। रेप्लिकेशन जो है वो आपकी लीव टू डिफेंड का जवाब है और उसमें अगर कोई वजाहत करना चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बात की तो वो उसमें वजाहत भी कर सकता है। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जिसको हम डिटेल से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं और उसके लिए मैं ये स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ जी। अब हम इस सेक्शन 10 जो है वो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लीव टू डिफेंड सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1, in any case in which the summons has been served on a defendant as provided for in subsection 5 of section 9, the defendant shall not be entitled to defend the suit unless he obtain leave from the banking court as hereinafter provide to defend the same, and in default of doing so, the allegation of fact in the plaint shall be deemed to be admitted, and the banking court may pass a decree in favor of the basis on the basis thereof or such other material as the banking court may require in the interest of justice. So जब सेक्शन 9(5) के अंदर नोटिस सर्व होता है किसी डिफेंडेंट के ऊपर जो सूट फाइल किया गया है उसके अगेंस्ट, चारों मोड्स जैसे मैंने अभी पहले भी आपको कहा 4 मोड्स हैं सेक्शन 9(5) में, जिसमें उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर वाइडली सर्कुलेटेड, जिसमें पैलेट सर्विस, रजिस्टर एडी और टीसीएस। इनमें से कोई भी
सर्विस जो इफेक्टिव हो जाती है, फर्स्ट सर्विस, जो भी फर्स्ट सर्विस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने टाइम कहाँ से लेना है। लीव टू डिपेंड जो 30 डेज में हमने फाइल करनी है, उसका टाइम रन होना कहाँ से शुरू होगा, तो उसका टाइम रन होना शुरू होगा फ्रॉम दी फर्स्ट सर्विस। अब वो फर्स्ट सर्विस आपको इन चारों मोड्स में से कोई भी हो सकती है। जैसे ही आपको नोटिस सर्व हो, आप 30 दिन के अंदर अंदर एक लीव टू डिपेंड एप्लीकेशन फाइल करें बैंकिंग कोर्ट में। अगर आप फाइल नहीं करते हैं लीव टू डिपेंड एप्लीकेशन, अगर आप फेल हो जाते हैं लीव टू डिपेंड एप्लीकेशन फाइल करने में 30 दिन के अंदर अंदर, तो सूट आपके अगेंस्ट डिक्री हो सकता है। ये सेक्शन 10 का 1 ये कहता है। सेक्शन 10 का 2 जो है, The defendant shall file the application for leave to defend within 30 days of the date of first service by any one of mode laid down in subsection 9(5). ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 9(5) में जो आपको 4 मोड्स दिए गए हैं, उसकी बुनियाद पे आपने नोटिस इशू कराने। अगर आप बैंक की तरफ से वकील हैं, अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ये मशवरा देंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर जो फर्स्ट सर्विस हुई है उससे वो कंप्लायंस करे। अगर वो कंप्लायंस नहीं करता है तो उसका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। Provided that where the service has been validity effective only through publication in the newspaper, the banking court may extend time for filing of application for leave to defend if satisfies that the defendant did not have knowledge thereof। अब इसमें एक मराद दी गई है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है डिफेंडेंट को कि अगर डिफेंडेंट पे सर्विस जो है वो सिर्फ पब्लिकेशन के थ्रू हुई है, बाकी तमाम जो सर्विसेज के मोड थे वो फेल हो गए, लेकिन उसको जो सर्विस हुई है वो सिर्फ पब्लिकेशन की बुनियाद पे हुई है, तो वो अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि वो उस पर नोटिस सर्व सिर्फ पब्लिकेशन के थ्रू हुआ है, तो कोर्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है लीव टू डिफेंड फाइल करने की। 10 का सब सेक्शन 3, The application for leave to defend shall be in a form of a written statement and shall contain a summary of substantial question of law as well as facts in respect of which, in the opinion of defendant, evidence need to be recorded। अब यहाँ पर हमें सेक्शन 10(3) में ये बताया गया कि जो आपकी एप्लीकेशन है लीव टू डिफेंड की, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जब हमें लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो अब वो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, तो वो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन आपकी होगी इन अ फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। जिस तरह हम रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं उसी तरह से होगी। And shall contain substantial question of law and facts in respect of which the opinion defendant's evidence need to be recorded। उसके अंदर substantial question of law and facts आपने डालना है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले कहा, substantial question of law and facts वो इतना मुश्किल चीज नहीं है। जिस तरह हम issues बनाते हैं, इसी तरह से आपने issues ड्राफ्ट करने हैं और वो ड्राफ्ट issues आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स की हेडिंग के अंदर डाल देने। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन, सेक्शन 10(3) की कंप्लायंस करना लाजिम है। अगर आपने ये नहीं की तो आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो सकती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सबसेक्शन सेक्शन 10(4) जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं और उसको हम दोबारा से पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब हम सब सेक्शंस के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जहन में एक चीज बैठ जाए कि सेक्शन 10(1) क्या है, 10 का 2 क्या है, 10 का 3 क्या है और 10 का 4 क्या है। 10 का 1 जो है वो रिलेट करता है आपकी सर्विस के हवाले से,
और आपने 30 दिन के अंदर लीव टू डिफेंड फाइल कर दी। दूसरा जो है वो आपको मोड बताता है कि आप किन किन मोड्स के जरिए सर्विस करा सकते हैं। तीसरा जो अभी हमने पढ़ा वो आपको ये बताता है कि आपने लीव टू डिफेंड 30 दिन के अंदर फाइल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी देने हैं, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 के 4 के। 10 का जो 4 है वो कहता है इन केस ऑफ सूट फॉर रिकवरी इंस्टीट्यूटेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड शैल आल्सो स्पेशली स्टेट्स द फॉलोइंग। सेक्शन 10(4) में आपने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक ब्रेकअप देना है, वो ब्रेकअप जो है इसकी 3 हेडिंग्स होंगी। 3 हेडिंग्स किस तरह से होंगी, आप एक ब्रेकअप बनाइए जिस तरह से आप बनाते हैं। एक साइड पे आप ए लिखेंगे पूरा, उसके सामने अमाउंट लिखेंगे, फिर जो पूरा जो हम बी के अंदर जो चीज दे रहे हैं वो लिखेंगे या उसके सामने अमाउंट लिखेंगे। तीसरे में जो तीसरा पॉइंट दिया गया है वो लिखेंगे, उसके सामने उसके अमाउंट लिखेंगे। या फिर हम इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए में कहा गया है द अमाउंट अवेल बाय द डिफेंडेंट। अब आप सिंपल लिख दीजिए अमाउंट अवेल बाय द डिफेंडेंट, सामने उसका अमाउंट लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट द अमाउंट पेड बाय द डिफेंडेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द डेट्स ऑफ पेमेंट, ये तमाम चीजें उसके अंदर आ गई। अब आप बी लिखेंगे, बी में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ फाइनेंस एंड अदर अमाउंट रिलेटिंग टू द फाइनेंस पेएबल बाय द डिफेंडेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ, यानी कि कितना अमाउंट डिफेंडेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे किया, ये आप डी में लिखेंगे। सी में क्या लिखेंगे आप, सी में लिखेंगे द अमाउंट इफ एनी व्हिच द डिफेंडेंट डिस्प्यूट्स एज payable to the financial institution and fact in support thereof। तीसरे में आप लिखेंगे जो अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड है, कि भाई आपने लिखा कि जी मैंने इतना अमाउंट अवेल किया, इतना अमाउंट मैंने रीपे कर दिया, मैंने अमाउंट ज्यादा रीपे किया, आपने प्रिंट में अमाउंट कम मेंशन किया, तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट जो होगा वो आप कॉलम नंबर 3 में लिखेंगे। अब उसकी वजाहत भी की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी एनी पेमेंट मेड to the financial institution by a customer in respect of finance shall be appropriated first against other amount relating to the finance and the balance if any against the principal amount of the finance। जो अमाउंट रिलेटिंग टू फाइनेंस है, जो पेएबल है, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था 9(3) में जो हमने ब्रेकअप दिया था, 9(3) का जो ब्रेकअप था वो डायरेक्टरी ब्रेकअप था। ये जो ब्रेकअप दे रहे हैं आप, ये मैंडेटरी ब्रेकअप है। अगर आपने इसकी 10(4) की कंप्लायंस नहीं की तो आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो सकती है। वो फिर हम आगे जो सब सेक्शंस आएंगे उसमें इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। आज हमने 10 के 4 सेक्शंस पढ़े हैं, 10(1), 2, 3 and 4। इस हवाले से आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10(5) से लेके और 13 तक, क्योंकि 10(5) में आज इसलिए इसको टच नहीं कर रहा कि 10(5) जो है अब अमेंडमेंट की सूरत में हमारे पास इसमें इंडक्ट किया गया है, तो 5 से लेकर और 13 तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस हवाले से, बैंकिंग के हवाले से आपके पास जो सवालात हों वो आप मुझे इसको भेज सकते हैं। दूसरे मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर मौजूद है, आप उस पर भी सवाल कर सकते हैं। कोई आपने लीगल एडवाइस आपको चाहिए तो आप फ्री लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर मौजूद है, आप उस पर कर सकते हैं। अगर आपको ये काविश छोटी सी कोशिश अगर पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स बैंकिंग लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त
उनके लिए खास तौर पे ये मैंने छोटी सी कोशिश की है ताकि हम उस चीज़ों को डिस्कस कर सकें जो बुनियादी सवालात हैं। और मुझे खुशी होगी कि आप सवालात करें और उन सवालात के ऊपर भी अगर आपके सवालात उससे सेकंड वीडियो से पहले आ जाते हैं तो उन सवालात के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपके जितने भी सवालात होंगे उन सवालात की भी एक वीडियो बना के और वो शेयर करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।